नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक विश्व इतिहास में एक महान और प्रसिद्ध पर्सनालिटी माना जाता है। वह एक असाधारण और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न राजनेता था। उसने तत्कालीन यूरोप के इतिहास को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया। वह अदम्य साहस, पराक्रम और दूरदर्शिता से भरा निडर योद्धा था, जो असंभव शब्द में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार मानना नहीं सीखा था। वह एक बड़ा विजेता ही नहीं, जबरदस्त रणनीतिकार, गहन कूटनीतिज्ञ और श्रेष्ठ शासन प्रबंधक भी था। उसकी स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति अद्वितीय थी। उसमें उत्तरदायित्व और संकल्प निभाने की अद्भुत क्षमता थी। इतिहासकारों ने उसे उच्च स्तर का बुद्धिमान, निर्भीक और आत्मविश्वासी व्यक्ति माना है। वह अति महत्वाकांक्षी था और स्वयं को क्रांति पुत्र और राष्ट्रीयता का वाहक मानता था। यही कारण है कि नेपोलियन के समय को नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नाम के नगर में हुआ था। उसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और मां का नाम लेटिजिया रोमोलिनो था। बचपन में नेपोलियन का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक नहीं था। वह दुबला पतला और कमजोर था। एकांत में रहना पसंद करता था। उसे सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस भेजा गया। ब्रियो और पेरिस के सैनिक स्कूलों में उसने शिक्षा पाई। विद्यार्थी जीवन में उसने मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो आदि दार्शनिकों के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वह जूलियस सीजर और सिकंदर से भी बहुत प्रभावित था। कुलीन और अमीर न होने के कारण नेपोलियन हीन भावना से ग्रसित था, लेकिन कुछ बड़ा करने का सपना उसकी आंखों में जरूर पल रहा था। जिस समय फ्रांस में क्रांति की आंधी चल रही थी, उस समय वह कोर्सिका में सैनिक के रूप में पदस्थापित था, परंतु उसे शीघ्र ही लियो विद्रोह को दबाने के लिए बुला लिया गया। 1793 में अंग्रेजों ने तुलो बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया था, परंतु नेपोलियन ने 3 महीने के अंदर अंग्रेजों को तुलो से निकाल दिया। यह नेपोलियन की पहली विजय थी। इस कामयाबी से उसे ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। 5 अक्टूबर 1795 को उग्रवीर ने कन्वेंशन को घेर लिया था। इस मौके पर नेपोलियन ने वीरता और सूझबूझ का परिचय दिया। उस घटना से उसका भाग्य फ्रांस के भाग्य से जुड़ गया। अब वह ऊंचा छलांग लगाता चला गया। इस तरह कई घटनाओं और फैक्टर्स ने नेपोलियन को सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 1802 में फ्रांस के सीनेट ने उसे जीवन भर के लिए कौंसल बना दिया। 1804 में सीनेट ने उसे आनुवांशिक सम्राट घोषित कर दिया। 2 दिसंबर 1804 में नेपोलियन का नोत्र-दामे गिरजाघर में राजाभिषेक करके उसे विधिवत फ्रांस का राजा बना दिया गया। यहाँ यह सवाल उठता है कि फ्रांस की क्रांतिकारी जनता ने फिर से उसे निरंकुश शासन करने के लिए क्यों स्वीकार कर लिया। इसके पीछे कारण यह था कि फ्रांस की जनता क्रांति के बाद आई अराजकता और अव्यवस्था से परेशान हो गई थी। उस समय तक फ्रांस के समस्त उद्योग, धंधे और व्यापार नष्ट हो गए थे। ऐसे समय में जनता को नेपोलियन से ही आशा थी कि वह आंतरिक और बाहरी संकट से उसकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि अब जनता शांति चाहती थी। सत्ता संभालने के बाद नेपोलियन फ्रांस में आंतरिक सुधार और राज्य विस्तार का काम शुरू कर दिया। उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक
संविधान का निर्माण किया। शासन में वह कई तरह के सुधार किए। उसने कानून की एक संहिता तैयार करवाई जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। उसने वहाँ की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए। शिक्षा को चर्च के प्रभाव से मुक्त करके उस पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया। समाज में असमानता का अंत कर सामाजिक समानता स्थापित की। क्रांति के मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बनाए रखा। भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए थे उसे भी कायम रखा। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसने 1802 में पोप के साथ समझौता कर कैथोलिक धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार कर लिया और पादरियों को कई सुविधाएं दी गईं। नेपोलियन अनेक युद्ध लड़े। युद्धों के द्वारा उसने बाल्कन आइलैंड को छोड़कर यूरोप के संपूर्ण मुख्य भूमि पर प्रभाव स्थापित कर लिया था। लगभग सारा का सारा स्पेन, इटली, जर्मनी का राइन संघ और फारसा की ग्रांड डची भी नेपोलियन पर आश्रित राज्य थे। ऑस्ट्रिया और प्रशा भी इसके समर्थक राज्य थे। अब रूस को जीतने की प्रबल इच्छा नेपोलियन के मन में उछाल मार रही थी। उसने रूस पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी करने के बाद 6 लाख सेना के साथ मास्को अभियान पर निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि वह रूसी सेना को परास्त कर मास्को पर कब्जा कर लेगा, लेकिन रूसी सेना ने सीधे युद्ध करने के बजाय बहुत समय तक पीछे हटने की नीति अपनाई। रूसी सैनिक जिन ग्रामों और शहरों से पीछे हटते गए उनको आग लगाकर नष्ट करते चले गए। ऐसे में फ्रांसीसी सेना के सामने खाने पीने का संकट आने लगा था। अंत में 7 दिसंबर 1812 को बोरोडिनो के मैदान में रूस और नेपोलियन के सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 40,000 सैनिक मारे गए। 14 दिसंबर को नेपोलियन सेना के साथ मास्को पहुंचा और 5 सप्ताह तक रसद के अभाव में वहां रहा। अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी। सैनिक भोजन और वस्त्र के अभाव में मरने लगे थे। ऐसे में लाचार होकर नेपोलियन को वापस लौटना पड़ा। भूखे प्यासे सैनिक अपने घोड़ों को मारकर खाने लगे थे। महामारी फैल जाने के कारण भी लाखों सैनिक जान गंवा बैठे। 6 लाख सैनिकों में मात्र 1 लाख सैनिक जिंदा बच पाए थे। इस तरह नेपोलियन का रूस को जीतने का सपना साकार नहीं हो सका। रूसी लेखक टॉल्स्टॉय अपने उपन्यास वॉर एंड पीस में लिखते हैं कि मास्को के असफल अभियान से नेपोलियन का दुखद अध्याय शुरू हो गया। वास्तव में मास्को अभियान ने नेपोलियन के लिए पतन का रास्ता खोल दिया। इस अभियान से न केवल नेपोलियन की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, बल्कि यूरोपीय शक्तियां पुनः संगठित होकर शक्तिशाली गुट का निर्माण करने लगी। इस तरह नेपोलियन का डाउनफॉल हो गया। उसके डाउनफॉल के लिए उसके अधिनायकवाद, अनवरत युद्ध, विजित राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास, नेपोलियन की महाद्वीपीय नीति, प्रायद्वीपीय युद्ध, रूस के अभियान, फ्रांस की दुर्बल सैनिक शक्ति और नेपोलियन के पारिवारिक मोह को जिम्मेवार माना जाता है। दोस्तों, आलोचक नेपोलियन की आलोचना इस बात पर करते हैं कि उसने फ्रांस की क्रांति के सिद्धांत के विरुद्ध काम किया, राष्ट्रीयता के सिद्धांत की पूरी तरह से अवहेलना की, जनता की इच्छा के विरुद्ध विजित राज्यों में अपने रिश्तेदारों को शासक नियुक्त किया। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वह फ्रांस को हमेशा युद्ध में लगाए रखा। प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया। क्रांति की उदात्त आदर्शों को त्याग कर आक्रांता और निरंकुश शासक बन गया। समानता के सिद्धांत का गला घोंटकर स्वयं को सम्राट घोषित किया और पुरानी परंपरा को
पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह उसने क्रांति को आगे बढ़ने से पहले ही मार डाला। नेपोलियन जितना महत्वाकांक्षी था उतना ही घमंडी और स्वार्थी भी था। कुछ इतिहासकारों ने उसे शैतान भी सिद्ध किया है। दोस्तों, नेपोलियन की आलोचना तो जरूर की जाती है, लेकिन उसके विदेशी अभियानों से पुरानी व्यवस्था की जड़ें हिल गईं। यूरोप में नवनिर्माण और राजनीतिक सत्ता का नए तरह से वितरण हुआ। यूरोप का पुराना नक्शा बिल्कुल बदल गया। उसने शासन चलाने में निरंकुशता और क्रूरता जरूर दिखाई, लेकिन भटकती हुई क्रांति को उसने एक निश्चित दिशा और स्थायित्व भी प्रदान किया। थैंक यू।